नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में पीएम मोदी ने 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनी सोनमर्ग टनल का किया उद्घाटन। कहा, स्थानीय लोगों का जीवन होगा आसान, विकास में बदल रहा है जम्मू कश्मीर का अतीत। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को लेकर साधा निशाना। कहा, कश्मीर टेररिज्म से टूरिज्म की ओर अग्रसर। विदेश मंत्रालय ने दिल्ली स्थित बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर को किया तलब। मोहम्मद नूरुल इस्लाम को सीमा मुद्दे पर विदेश मंत्रालय में बुलाया गया। झुग्गी मामले में गरमाई दिल्ली की सियासत। बीजेपी ने कहा, झूठ बोल रहे केजरीवाल, पैसा जमा करवाने के बावजूद झुग्गी वालों को नहीं मिली मकान की चाबी। पीड़ितों ने सुनाया अपना दर्द। और संगम नगरी में लग रही आस्था की डुबकी। अब तक 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। देशी विदेशी श्रद्धालुओं ने जताई खुशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐसी टनल का उद्घाटन किया जिससे कश्मीर और सोनमर्ग के बीच सर्दी और बर्फबारी के बीच भी संपर्क बना रहेगा। ये टनल श्रीनगर लेह हाईवे पर श्रीनगर से करीब 69 किलोमीटर दूर कुलन गांव से शुरू होती है और सोनमर्ग के शुटकड़ी गांव पर खत्म होती है। टनल की लंबाई 6.4 किलोमीटर है। इस टनल में सुरक्षा की दृष्टिकोण से एक स्केप टनल और वेंटिलेशन टनल बनाई गई है। अप्रोच रोड और क्रीपर लेन की भी व्यवस्था की गई है। सोनमर्ग टनल का निर्माण 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। वहीं श्रीनगर लेह हाईवे पर जोजिला टनल पर भी काम जारी है। जोजिला के बन जाने के बाद सोनमर्ग और द्रास के बीच कनेक्टिविटी सुगम हो जाएगी। साथ ही श्रीनगर करगिल के बीच साल भर संपर्क बना रहेगा। जोजिला टनल का काम साल 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 साल में जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की का माहौल बना है। उन्होंने बताया कि कैसे बीते दशक में श्रीनगर को रेल से कनेक्ट करने, सड़क मार्ग पर टनल बनाने जैसे काम सफलतापूर्वक किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कनेक्टिविटी बढ़ने से जम्मू कश्मीर में नए अवसर, रोजगार, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा मिला है। आज मुझे सोनमर्ग टनल देश को, आपको सौंपने का मौका मिला है। यानी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। और आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। और मेरा तो हमेशा मंत्र रहता है, जिसका प्रारंभ हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। होती है, चलती है, कब होगा कौन जाने, वो जमाना चला गया। अब बर्फबारी के दौरान एवलांच से या फिर बरसात में होने वाली लैंडस्लाइड के कारण जो रास्ते बंद होने की परेशानी आती थी, वो परेशानी कम होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 साल में हालात बदलने के काम अकेले सरकार ने नहीं बल्कि जनता ने कंधे से कंधा मिलाकर किया है। अब राज्य का एक मुकम्मल भविष्य नजर आ रहा है। पुरानी जंजीरों को तोड़ जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। 20वीं सदी का जम्मू कश्मीर आज विकास की नई गाथा लिख रहा है। पहले के मुश्किल दिनों को पीछे छोड़कर हमारा कश्मीर अब फिर से धरती का स्वर्ग होने की
पहचान वापस पा रहा है। आज लोग रात के समय लाल चौक पर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। रात के समय भी वहां बड़ी रौनक रहती है। और कश्मीर के मेरे जो आर्टिस्ट साथी हैं, उन्होंने तो पोलो व्यू मार्केट को नया हैबिटेट सेंटर बना दिया है। मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं कि कैसे यहां के म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, सिंगर वहां ढेर सारी परफॉर्मेंस करते रहते हैं। आज श्रीनगर में लोग अपने बाल बच्चों के साथ सिनेमा हॉल में जाकर फिल्में देखते हैं, आराम से खरीदारी करते हैं। हालात बदलने वाले इतने सारे काम कोई सरकार अकेले नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर में हालात बदलने का बहुत बड़ा श्रेय यहां की आवाम को जाता है, आप सभी को जाता है। तो सोनमर्ग टनल भारत के लिए सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। उधर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारा मिशन राष्ट्रीय सुरक्षा के मजबूत आधार स्तंभ के लिए भारतीय सेना को आत्मनिर्भर फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में तैयार करना है। इसके साथ ही सेना प्रमुख ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी और एलओसी के हालात के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी की स्थिति संवेदनशील है लेकिन स्थिर है। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख के डेपसांग और डेमचोक में पारंपरिक क्षेत्रों में गश्त शुरू हो गई है। यहां हमारी तैनाती मजबूत है, हम किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम हैं। In October 2024, situation in Depsang and Demchok in eastern Ladakh got resolved. The patrolling to traditional areas in these two subsectors has commenced. We shall continue to discuss the effective management of other sensitive areas also along the northern borders. And towards that end, I have authorized all my co-commanders to handle these issues at the ground level with respect to patrolling and grazing so that the trivial issues can be resolved at the military level itself. On deployment along LASA is balanced and robust. We are well poised to deal with any situation. A focused capability development for northern borders enabled infusion of niche technology into our warfighting system and a whole of nation approach. We are progressing well. भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को लेकर निशाना साधा। साथ ही जम्मू कश्मीर में पर्यटन और शांति को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि पिछले साल मारे गए आतंकवादियों में से 60% पाकिस्तानी मूल के थे। 60% of terrorists eliminated were of Pakistan origin. As of today, whatever is remnant in the valley and Jammu area, we feel that around 80% or more are from Pakistan origin. Overall, violence parameters under control, tourism, development activities, Amarnath Yatra, where we witnessed more than 5 lakh pilgrims this time, and peaceful conduct of elections are indicators to a positive change. So the theme of terrorism to tourism is gradually taking shape. बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय ने तलब किया है। मोहम्मद नूरुल इस्लाम को सीमा मुद्दे पर विदेश मंत्रालय में बुलाया गया है, इसलिए विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने साउथ ब्लॉक पहुंचे हैं बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त। और अब बात महाकुंभ की। प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के प्रथम दिन दोपहर तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा में पवित्र स्नान कर लिया है। अभी भी लाखों लोग लगातार गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस बार 144 साल बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बना है। इस बार सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति के ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है। कहा जा रहा है कि ये शुभ संयोग समुद्र मंथन के दौरान बना था। त्रिवेणी के संगम में सुबह से देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई।
इसके साथ ही 1 महीने के कल्पवास की शुरुआत भी आज से हो गई। एक तरफ जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग संगम किनारे कल्पवास की प्राचीन परंपरा का भी पालन कर रहे हैं। प्रयागराज का महाकुंभ मेला न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं और साधुओं के लिए एक विशेष धार्मिक अवसर होता है। पौष पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर महाकुंभ मेला आज से संगम नगरी प्रयागराज में शुरू हो गया है। अमृत स्नान के दौरान श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा देखा जा रहा है। देश विदेश से आए साधु संत और श्रद्धालु सुबह से ही संगम में डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में भाग लेने के लिए एप्पल के दिवंगत सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स भी पहुंची हैं। उन्होंने वाराणसी के बाद 13 जनवरी को प्रयागराज का रुख किया। लॉरेन पॉवेल 29 जनवरी तक महाकुंभ के विभिन्न अनुष्ठानों में भाग लेंगी और इस दौरान स्वामी कैलाशानंद निरंजनी के शिविर में रहेंगी। अगले 17 दिनों तक वह प्रयागराज में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की कथा सुनेंगी और वह कथा की प्रथम जजमान भी होंगी। इसके अलावा वह 10 दिनों तक कल्पवास के नियमों का पालन करेंगी। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद निरंजनी ने लॉरेन को कमला नाम दिया है। ये उनका सनातनी नाम है और उन्हें अच्युत गोत्र से जोड़ा है। ये नामकरण एक धार्मिक परंपरा के तहत हुआ, जो ये दर्शाता है कि लॉरेन अब सनातन धर्म के साथ अपनी आस्था को जोड़ चुकी हैं। उनके लिए यह एक नया अध्याय है जिसमें वे हिंदू धर्म की गहरी समझ और आस्था की ओर अग्रसर हो रही हैं। लॉरेन पॉवेल जॉब्स ने महाकुंभ के इस अद्वितीय अवसर पर 14 जनवरी और 29 जनवरी को अमृत स्नान करने का संकल्प लिया है। ये स्नान विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और इसे धार्मिक पुनर्निर्माण का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले लॉरेन पॉवेल महाकुंभ में शामिल होने से पहले रविवार को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने वाराणसी पहुंची। उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और इस दौरान वो काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करते समय गुलाबी सूट और दुपट्टे के पारंपरिक परिधान में नजर आई। इस दौरान उनकी सुरक्षा में कई पुलिसकर्मी भी तैनात थे। लॉरेन पॉवेल निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी और अमेरिकी संत महर्षि व्यासानंद गिरी के साथ विश्वनाथ मंदिर पहुंची थी। विश्वनाथ मंदिर में पूजा के दौरान उन्होंने बाबा विश्वनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की। कैलाशानंद गिरी प्रयागराज में नगर प्रवेश के बाद महादेव को कुंभ नगरी में आमंत्रित करने विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाकर कुंभ के सफल आयोजन की प्रार्थना की। आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा, लॉरेन जॉब्स बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक हैं। वो हमारी परंपराओं के बारे में जानना चाहती हैं। वह मुझे एक पिता और गुरु के रूप में सम्मान देती हैं। हर कोई उनसे सीख सकता है। भारतीय परंपराओं को दुनिया स्वीकार कर रही है। वो बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक है और आज वो हमारी परंपरा को सीखना चाहती हैं, जानना चाहती हैं, मानना चाहती हैं और कहीं न कहीं हमारी परंपरा से जुड़ना चाहती हैं। और मेरे प्रति उसका आदर है, मेरे प्रति उसके मन में सम्मान है, मेरे प्रति उसके मन में गुरुत्व और पिता का भाव है, गुरुत्व और पिता का भाव है। मुझे लगता है यह सीख भारतीय परंपराओं को उन सभी को लेना चाहिए जो छोटे और बड़े लोग हैं भारत के, क्योंकि दुनिया के जो बड़े लोग हैं वो भी इस परंपरा को सीखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मैं तो बहुत आह्लादित हूँ और प्रसन्नचित हूँ कि उसके माध्यम से हमारी परंपरा आगे बढ़ पाएगी। हमारी पंचायती निरंजनी अखाड़े की जो परंपरा है वो आगे बढ़ पाएगी। सोमवार को पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर तीर्थराज प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के तट पर सनातन आस्था के महापर्व महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने श्रद्धा की पहली डुबकी लगाई। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ महाकुंभ मेले में कल्पवास भी प्रारंभ हो गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा पर सूर्य और चंद्रमा दोनों की पूजा की जाती है। प्रयागराज में चंद्रदेव द्वारा स्थापित सोमेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा के साथ भगवान शिव का अभिषेक किया। साथ ही महंत राजेंद्र पुरी ने सोमेश्वर महादेव मंदिर के महत्व की भी जानकारी दी। तीर्थराज प्रयाग में आज है स्नान पर्व का पहला वो शुभ दिन
जिसकी सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। आज है पौष पूर्णिमा और इस वक्त मैं हूं सोमेश्वर महादेव के सामने और इस मंदिर की खासियत यह है कि यह चंद्रदेव ने स्थापित किया था और ये जो आप त्रिशूल देख रहे हैं ये हर पूर्णिमा को अपना स्थान बदल देता है। भोलेनाथ नजर उठा के देखते हैं तो दिखाई पड़ता है उनको ऋषि देवता सब एक साथ पधारे हुए हैं। बोलते हैं हो भाग्य हमारे ऋषि देवता सब एक साथ पधारे। बोलिए प्रभु आप लोग यहाँ कैसे? तो वो सब ऋषि देवतागण बोलते हैं प्रभु ऐसे ही दर्शन हेतु चले आए, छोटी सी अभिलाषा ले आए। कहें बोलिए बोलिए देवता समझता भक्तों के अधीन रहे और रहेंगे। बोलिए आपकी क्या मनोभिलाषा है? तो वही बोलते हैं प्रभु आप माता जी के साथ यहाँ विराजमान होंगे, इस प्रयाग नगरी के सर्वश्रेष्ठ नायक बनेंगे, यहाँ हुए आई हुए दुखियारियों का दुख दूर करेंगे। प्रभु यही हम लोगों मनोकामना है। कहे हो मत तथास्तु। तो जब माता जी पार्वती जी आई हैं तो ये मंदिर है सामने लगा हुआ है। ये जो त्रिशूल आपको बता रहे हैं ये महीने में पूर्णिमा के अंतराल में, आज पूर्णिमा है या रात में हो गया होगा या रात में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाएगा। ये अनादिकाल से यहाँ पर स्थापित है। चंद्रदेव ने इसकी स्थापना की थी और ये 7 तीर्थों में प्रयागराज के गिना जाता है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। और देश भर से लोग महाकुंभ के महासंगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। साथ ही प्रयागराज में सनातन संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रति खासा उत्साह भी देखने को मिला। वहीं संगम स्नान करने आए लोगों से बात की हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। त्रिवेणी को लेकर के आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हम लोग आसाम से गुवाहाटी से आया हूँ और त्रिवेणी संगम में पहली बार आया हूँ। बहुत अच्छा है, फीलिंग बहुत अच्छा हुआ है। हम बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ। यहाँ का सुविधा तो अच्छा है। हम लोग जहाँ पे रहा है वहाँ भी अच्छा अरेंजमेंट है। हम लोगों का ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। प्रयागराज में अब तक लाखों भक्तों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा ली है। प्रयागराज में संगम तट पर आस्था का सैलाब यूं ही 45 दिनों तक उमड़ा रहेगा। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज सनातन का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र बन गया है। यहाँ आए कई अन्य श्रद्धालुओं ने क्या कहा है ये आपको सुनाते हैं। साफ स्वच्छता देख रहा हूँ। प्रशासन ने, मीडिया ने और लोकल स्टाफ ने, मतलब लोकल प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है हमें। इंदौर में जितनी स्वच्छता है उतनी स्वच्छता यहाँ पर भी है और बहुत मतलब एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है यहाँ का। डुबकी लगाए अब हर हर गंगे। बहुत अच्छा लगा। पहले तो थोड़ा डाउट था जो कैसे कैसे कहाँ जाऊँ, कैसे क्या करूँ, लेकिन यहाँ पर किसी को पूछने से सब बता देते हैं कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अपन धर्म के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ एक मन की शुद्धि और तन की शुद्धि भी होती है। सब लोगों से अपने धर्म के बारे में जानना होता है। मुझे तो सबसे ज्यादा इसलिए इच्छा थी क्योंकि मैंने ये पढ़ा कि जब 12 कुंभ जब पूर्ण होते हैं उसके बाद एक महाकुंभ आता है तो वो 144 ईयर्स में एक बार मौका मिलता है। तो मुझे था कि इतना बड़ा मौका मैं कैसे गवा सकती हूँ। जब वक्त एक छोटे से ब्रेक का इस बुलेटिन में। खुशियों दी तुम भी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां आज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दिया लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दिल्ली में झुग्गी पर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की शकूर बस्ती को लेकर दिल्ली एलजी पर कुछ आरोप लगाए तो उपराज्यपाल का भी जवाब आ गया। एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल को चेतावनी दे दी है कि अगर वो झूठ बोलना बंद नहीं करेंगे तो डीडीए उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। केजरीवाल का कहना है कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज बदल दिया है, जबकि उपराज्यपाल का कहना है कि डीडीए ने न तो इस बस्ती का लैंड यूज बदला है और न ही डीडीए ने कोई बेदखली या तोड़फोड़ का नोटिस दिया है। केजरीवाल जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 27 दिसंबर को डीडीए की बैठक में केजरीवाल जी के 2 विधायक मौजूद थे।
मेरी उनको सलाह है कि वो तत्काल प्रभाव से इस विषय पर झूठ बोलना बंद करें, वरना डीडीए उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। झुग्गियों के वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के झुग्गीवासियों को मकान के झूठे वादे करने को लेकर भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने गरीब लोगों के पैसे जमा करवा लिए, लेकिन अभी तक घर नहीं दिया है। अरविंद केजरीवाल अपने चाटुकारों के साथ में बार बार मीडिया में आके झूठ बोलते हैं। बार बार झूठ पर झूठ बोल बोलकर सारे दिल्ली के गरीबों का, झुग्गी वासियों का खून चूस रखा है। मकान बनकर खड़े हुए हैं, सारे पैसे सरकार के खर्च हो चुके हैं, ये सारे गरीबों से पैसा लिया जा चुका है, मगर गरीबों को मकान नहीं दिया जा रहा, चाबी नहीं दी जा रही। हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं गरीबों को चाबी मकान की, तो ये कह रहे हैं कि गरीबों के मकान को तोड़ेगी भाजपा। हम तो दे रहे हैं चाबी, और जो नहीं दे रहे, जिसके मकान तैयार खड़े हैं, वहां पर पैसा केजरीवाल का नहीं लगा हुआ, वहां पर पैसा दिल्ली के टैक्स पेयर का लगा हुआ है। ये बेचारे गरीब लोगों की क्या गलती है कि इन्होंने 1 लाख रुपया 10 साल पहले जमा कराया था, मगर इनको फ्लैट नहीं मिला है। वहीं इस दौरान दिल्ली के झुग्गीवासियों ने भी अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि घर के लिए हमने पैसे जमा किए, सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर काटे, लेकिन अभी तक घर की चाबी नहीं मिली है। 70,000 रुपये हम लोगों ने जमा किए थे, ड्राफ्ट बना के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जमा किया ITO में जाके। उसके बाद कम से कम 20 चक्कर तो हम रजौड़ी गार्डन के दफ्तर को लगाए, केजरीवाल जी के दफ्तर को भी जनता दरबार लगा, वहाँ भी हम लोग कितने बार गए, हाथ जोड़े, भाई सर कुछ कर दो, हम लोग को गरीब आदमी में पैसे जमा हो चुके हैं, कर्ज लेके हम लोगों ने जमा किया था। हाँ जी हो जाएगा, 2 महीने 3 महीने का टाइम मांगते रहे, कभी ITO भेज रहे हैं, कभी दफ्तर भेज रहे हैं, इन कभी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोग की। केजरीवाल कहते रहे हम 2 महीने में दे देंगे, 3 महीने में दे देंगे, और अभी तक नहीं दिया कुछ भी। हम 8-14 साल से परेशान हैं बहुत ज्यादा। कहते जाते हैं रुक जाओ बहन जी हम बाद में दे देंगे, अब बाद में आना, ऐसे कहते रहते थे, भगा देते। हमको वोट जिता दो एक बार और, अब 2 बार का हो गया, अब 1 बार और जिता दो, 3 बार हो जाएगा, हम तुमको सब कुछ कर देंगे। हम बहुत परेशान हैं, कैसे कैसे करके हम लोगों ने पैसा दिया है यह हम ही को पता है। 1 महीने बाद मिल जाएंगे, 2 महीने बाद मिल जाएंगे, मैंने चक्कर करते रहे, मगर अभी तक 13 साल से अभी तो कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है मकानी चाबी देने के लिए। कैग रिपोर्ट्स को विधानसभा स्पीकर के सामने रखे जाने में देरी को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की खिंचाई की है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को कैग रिपोर्ट्स को स्पीकर को भेजने में तेजी दिखानी चाहिए थी, ताकि इस पर सदन के अंदर बहस हो पाती। बीजेपी के 7 विधायकों की ओर से दायर याचिका में दिल्ली के प्रशासन से जुड़ी कैग की 14 रिपोर्ट्स को विधानसभा के पटल पर रखे जाने की मांग की गई थी। याचिका में मांग की गई है कि स्पीकर को निर्देश दें कि वो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं, ताकि दिल्ली में चुनाव की घोषणा होने से पहले सदन में इन पर बहस हो सके। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि अब जब चुनाव इतने नजदीक है तो विधानसभा का विशेष सत्र कैसे बुलाया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट 2:30 बजे फिर से इस मामले पर सुनवाई करेगा। और दिल्ली में चुनावी सरगर्मियों के बीच सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। भाजपा ने कैग रिपोर्ट मामले को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का हवाला देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा संचालित दिल्ली सरकार CAG की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने से अपने कदम पीछे खींच रही है। एक संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा अपने सरकार के कार्यों की आर्थिक समीक्षा को न सिर्फ होने देते नहीं देते, नकारते हैं और सदन के पटल पर रखना नहीं चाहते। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन यूज किया है कि दिल्ली गवर्नमेंट इज ड्रैगिंग इट्स फीट, यानी अपने कदम खींच रही है इन प्लेसिंग द CAG रिपोर्ट, अर्थात दिल्ली की सरकार CAG की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने से कदम पीछे खींच रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण। इसी के साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिल्ली समेत पूरे देश के लिए संवैधानिक आपदा बताया। उन्होंने कहा स्वघोषित ईमानदार पार्टी अपनी सरकार का लेखा जोखा सदन के पटल पर न रखकर खुद को संवैधानिक आपदा साबित कर रही है। यह साफ हो जाता है कि ये एनार्किस्ट तो है ही, ये आपदा तो थी ही।
आर्थिक आपदा भी है, राजनीतिक आपदा भी है, विकास की आपदा के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी की सरकार में संवैधानिक आपदा भी है। आप स्वयं सोचिए, यदि सरकार की आर्थिक आय व्यय की समीक्षा को सार्वजनिक ही नहीं करना चाहेगी सरकार, तो क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संवैधानिक चुनौती नहीं है? और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।